हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल प्यारे बच्चों? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। जैसा कि अपन टेंथ क्लास पढ़ रहे थे, टेंथ क्लास में क्या मामला था, अपना मैथ पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सोशल साइंस। सोशल साइंस में अपन क्या लेकर आए हैं? सोशल साइंस भी जो है चार भाग में अपन, मैंने बोला था चार भाग में अलग अलग बांट कर पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो अपना जो है, सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है हमारे स्टूडियो टॉपर्स स्टूडियो एजुकेशन। उसमें भी हमने एक बैच स्टार्ट किया, उस बैच का नाम क्या है? चैंपियन बैच। चैंपियन बैच में मैंने आप लोगों को बताया था कि अपना टारगेट जो है 95+% का है, ठीक है। तो अपन क्या, चार भाग में अपनों ने बांट ली है सोशल साइंस। तो सबसे पहले अपन जो पढ़ने जा रहे हैं क्या है? ये है पॉलिटिक्स। पॉलिटी है, पॉलिटी के बाद में पढ़ेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है। इनमें मैंने क्वेश्चन भी निकाले हैं, पाँच पाँच क्वेश्चन में जो है हर रोज़ दिया करूँगा आप लोगों को, ठीक है। हर रोज़ पाँच पाँच क्वेश्चन दूंगा। ये पूरा जो चैप्टर है उसका पूरा निचोड़ मैं आप लोगों को समझाऊंगा भी, सर अच्छे से समझ में आएगा। वैसे तो आप लोगों को नोट्स पढ़ने के बाद में समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि जो है नोट्स हमने जो इतने अच्छे बनाए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को नोट्स बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो अपन पढ़ा शुरू करते हैं, है ना। शुरू करते हैं अपन चैप्टर नंबर 1। क्या है चैप्टर नंबर 1 का नाम? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। अब इस चैप्टर है, ये है पॉलिटी का चैप्टर, ठीक है। इसमें जो है पॉलिटिक्स जो रहती है ना, इसमें 5 चैप्टर है अपने। तो 5 चैप्टर ही इस तरीके से मैं अलग अलग करके आपको बता दूंगा। उसमें क्वेश्चन भी लिखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, और उसके बाद में आपके अति लघु लघु दीर्घ सभी क्वेश्चन है, ठीक है। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इसका मतलब क्या होता है? देखो, राजनीति शास्त्र क्या हो गया? राजनीति शास्त्र, ठीक है। अपन चलते हैं राजनीति शास्त्र, ठीक है। देखिए, है ना, राजनीति शास्त्र क्या है? राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक भाग है जिसमें राज्य और सरकार का अध्ययन करते हैं। राजनीति शास्त्र क्या, ये खुद ही बता रहा है। राजनीति शास्त्र क्या है? राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक भाग है। कौन से का एक भाग है? जिसमें राज्य और सरकार दोनों के बारे में अलग अलग बताता है, ठीक है। राज्य और सरकार के बारे में अध्ययन करते हैं। राजनीति शास्त्र के पिता अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसका? राजनीति शास्त्र का, ठीक है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में तो डेमोक्रेसी, और हिंदी में क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। लोकतंत्र यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। काय से बना है? यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है, ठीक है। फिर क्या है? यूनानी में डेमोस, क्या जो डेमोक्रेसिया है उसको यूनानी में क्या बोलते हैं? डेमोस का अर्थ होता है लोग। क्या होता है? यूनानी में डेमोस का अर्थ क्या होता है बेटा? लोग होता है। ये डेमोस का अर्थ क्या होता है? लोग, ठीक है। और क्रेसिया, क्रेसिया का अर्थ क्या होता है? ये क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। क्या होता है? शासन। क्या होता है? शासन, ठीक है। अब डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। किसका शासन? डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। लोगों का शासन कैसा होता है बेटा? लोगों का शासन वो होता है जो लोग पूरे मिलकर, ठीक है, पूरे मिलकर एक शासन को चुनते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ तुम्हें, एक सरपंच को चुनते हैं। सरपंच को कैसे चुनते हैं अपन? जैसे बोर्ड वगैरह देते हैं, तो एक सरपंच, मतलब अपन सारे बोर्ड देते हैं, ठीक है। बोर्ड से निर्धारित होता है सरपंच, ठीक है। जो है सरपंच का मामला कि भैया इतने बोर्ड से बहुत सारे उम्मीदवार उठते हैं चुनाव में भी, ठीक है। तो उम्मीदवारों में से ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे जीत जाएंगे, ठीक है। एक ही जीतेगा कोई, है ना। वो कोई से भी पार्टी से खड़ा हो, पार्टी का मतलब नहीं कोई से भी उससे खड़ा हो, ठीक है। तो ये मामला हो गया, ठीक है। लोगों का शासन। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। लोकतंत्र मतलब शासन का वह रूप है जिसमें जनता किसका चुनाव करती है? शासकों का चुनाव करती है। किसका चुनाव करती है? शासकों, मतलब जो भी नेता है उसका चुनाव कौन करेगी? जनता करेगी, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब्राहम लिंकन के अनुसार लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। किसके द्वारा? अब्राहम लिंकन के द्वारा। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा बेटा? कि जो है लोगों के लिए, किसके लिए? लोगों के लिए, एक मिनट, किसके लिए बेटा? लोगों के लिए, है ना। अब्राहम लिंकन ने क्या बोला बेटा? लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली, किसके द्वारा? लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। चलने वाली शासन व्यवस्था, शब्द पकड़ो बेटा, शब्द में शब्द छुपा हुआ है, ठीक है। शासन व्यवस्था लोकतंत्र है, ठीक है। फिर आगे चलेंगे। लोकतंत्र में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। लोग, जो लोकतंत्र होता है उसमें कौन? लोग ही, मतलब जो व्यक्ति होते हैं वही शासन का रूप होते हैं। किसका रूप होते हैं? शासन का रूप होते हैं, केंद्र बिंदु होते हैं, ठीक है। अब आगे चलेंगे। लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन माना जाता है। किसको? लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन माना जाता है, ठीक है। फिर भारत में लोकतांत्रिक शासन है। जो भारत है वो काय का है? लोकतांत्रिक शासन है, ठीक है।
भारत में लोकतांत्रिक शासन है। अब लोकतंत्र के प्रकार कितने होते हैं? दो होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष प्रकार होते हैं और एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होते हैं और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है बेटा? जो डायरेक्टली हो, और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जो इनडायरेक्टली हो। ठीक है, प्रत्यक्ष का मतलब जो डायरेक्टली हो और अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्टली। ठीक है, अब क्या है मामला, अब आगे चलेंगे अपन। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, देखिए जिस तरीके से मैंने बताया ये भी वही बताएगा। वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है, मतलब डायरेक्टली सरकार को चुनती है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ये काय का उदाहरण है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। आप क्या करेंगे? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या क्रिया है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बता रहे हैं, देखो ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, मतलब किसी के माध्यम से, इनडायरेक्टली प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुनती है, उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। मतलब खुद नहीं चुन सकती है वो, अपने प्रतिनिधि के द्वारा किसको चुनती है? सरकार को चुनती है, सरकार को चुनती है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। उत्तर उदाहरण के लिए क्या है बेटा? उदाहरण के लिए भारत है। क्या है? भारत कौन सी सरकार, कौन सा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में? ठीक है, कैसे है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान। अब संविधान, पॉलिटी का मतलब होता है बेटा संविधान। तो संविधान किसी देश को चलने के लिए जिस नियम कानून की जरूरत होती है उसे संविधान कहते हैं। किसी, जैसे कि मैं समझाता हूँ, किसी देश को, जैसे कि अपना देश है भारत, अगर भारत में संविधान नहीं हो तो ये बताओ पुलिस जो बड़े बड़े अधिकारी उनका कोई मतलब है क्या? नहीं है, क्योंकि संविधान का मतलब ये होता है नियम कानून से चलना। जैसे कि आज आप गाड़ी चला रहा हो, बाइक चला रहा हो, ठीक है, अगर बाइक आप लोग चलाते हो, बाइक आप लोग चला रहे हो, अगर नियम कानून नहीं हो, संविधान ने बताया नहीं होगा भैया तुम्हें इस तरीके से चलना, उस तरीके से चलना है, तो आप तो उस नियम का जो है फॉलो ही नहीं करोगे। आप उस नियम को नहीं करोगे ना, आप उस नियम को फॉलो ही नहीं करेंगे, नहीं करोगे ना आप फॉलो। क्यों? क्योंकि आपको किसी का डर नहीं रहेगा। संविधान ने, भैया संविधान है तो आप पालन कर रहे हो, अगर पालन नहीं करोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा आप लोगों का? आप लोग पालन नहीं करोगे तो आपका चालान कट जाएगा। आप लोग सिग्नल का पालन नहीं करोगे तो आपका चालान, अब तो ऐसी ऐसी सुविधाएं हो चुकी है कि आपके घर बैठे चालान आ सकता है। काहे का? आप लोग संविधान का पालन मत करो, वैसे संविधान का पालन आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका मामला। फिर ऊपर चलते हैं। ऊपर क्या एरिया है? ऊपर बताता है बहुत छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें जो कोई बता नहीं सकता है ना, जो कोई बता नहीं सकता है। देखो टॉपर्स स्टूडियो एजुकेशन, ये अपना चैनल वो है। संविधान सभा। संविधान सभा क्या होती है बेटा? संविधान सभा ये होती है, देखो, चुने गए प्रतिनिधियों के वहां सभा जो संविधान लिखने का कार्य करती है उसे संविधान सभा कहा जाता है। क्या बोल रहा है ये? संविधान सभा, चुने गए प्रतिनिधि के वहां सभा जो संविधान लिखने का कार्य करती है उसे संविधान सभा, मतलब जिसने संविधान लिखा है उसका कार्य करती है, क्या होता है वो? संविधान सभा होती है। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी बेटा? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक? कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, है ना। फिर क्या है? भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में, भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य होते हैं बेटा? 299 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 299 सदस्य। आपको दिख रहे हैं ना, 299 सदस्य थे। ठीक है, फिर क्या है? 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था बताओ? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। कितना, कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, है ना। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब आपको पता चल गई है कि 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? पता है, उस दिन हमारा जो है संविधान लागू हो चुका था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो चुका था। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे क्या मामला है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। जिन्होंने संविधान सभा जो संविधान लिखा है उसमें हिस्सेदारी क्या, बल्कि पूरा के पूरा उन्हीं का हाथ है। उनका क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये खुद अध्यक्ष थे। ठीक है, इनके द्वारा, इन्होंने टीम बनाई थी, उसके द्वारा संविधान लिखा गया था। ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का निर्माता कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे। काय के अस्थायी अध्यक्ष है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष है। काय के थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। और क्या है? शासन के प्रकार कितने प्रकार होते हैं बेटा? 4 प्रकार होते हैं। एक तो राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, सैनिक शासन।
राजतंत्र क्या होता है, आगे चलते हैं बताते हैं हम, लिखा है शुद्ध भाषा में, राजतंत्र वैसा शासन जिसमें राजा का पद वंशानुगत होता है उसे राजतंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजतंत्र कहा जाता है। क्या है, वैसा शासन जिसमें राजा का पद वंशानुगत, किसके अनुगत, वंशानुगत होता है उसे राजतंत्र कहते हैं। मतलब कोई राजा अपने शासन पे राज करता हो उसे राजतंत्र कहते हैं। जैसे उदाहरण सऊदिया अरब, है ना। लोकतंत्र वैसा शासन जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है, जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए काम करता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। जैसे कि जिसका उदाहरण है भारत, भारत में कौन सी सरकार है, लोकतंत्र शासन है। कौन सा शासन है भारत में, लोकतंत्र शासन है। समझ में आया, बोलो हाँ कि ना, समझ में आया होगा। फिर क्या लिखा है, फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है, आगे आगे अपन, ठीक है। तानाशाही शासन कौन सा होता है, वैसा शासन जिसमें लाठी और बंदूक के दम पर चलाया जाता है उसे तानाशाही शासन कहा जाता है। मतलब आपको डरा धमका कर शासन चलाया जाता है। जैसे पहले तानाशाही शासन था, तानाशाही था जब अंग्रेज थे तब, क्योंकि हम लोग वो बंदूक हर किसी के डर से अपने लोगों को चलाते थे कि भैया ये काम करना है तो करना ही है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए क्या है, उत्तर कोरिया, ठीक है। अब सैनिक शासन, सैनिक शासन का मतलब क्या होता है बेटा, सैनिक शासन का मतलब होता है वैसा शासन, कैसा शासन, वैसा शासन जिसमें सेना सरकार पर कब्जा कर लेती है उसे सैनिक शासन कहते हैं। शासन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं, कौन से होते हैं बताओ, एक तो होते हैं अध्यक्षीय शासन और एक संसदीय शासन। अध्यक्षीय शासन कौन सा होता है बेटा, अध्यक्षीय शासन होता है वैसा देश जहां राष्ट्रपति होते हैं ना, देश का प्रमुख होता है। जैसे कि वैसा देश जहां राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, देश का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, उसे अध्यक्ष शासन वाला देश कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या है, अमेरिका, उदाहरण के लिए क्या है, अमेरिका, है ना। उदाहरण के लिए क्या है बेटा, अमेरिका, है ना। तो ये कौन सा देश, कौन सा हो गया, कौन सा हो गया बेटा, ये आपका कौन सा शासन हो गया, अध्यक्ष शासन। अब संसदीय शासन कौन सा था, वैसा देश, कौन सा देश, वैसा देश, वैसा देश जहां प्रधानमंत्री देश का प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं, संसदीय शासन कहा जाता है, संसदीय देश कहा जाता है। जैसे कि भारत में प्रधानमंत्री सबसे बड़ा एक पद है, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है, अध्यक्षीय शासन कौन सा होता है, जहां राष्ट्रपति का कार्यकाल, जैसे कि राष्ट्रपति की चलती हो, जैसे कि जो कह दिया राष्ट्रपति ने भैया यही है तो यही है। और अपने जो संसदीय शासन है उसमें क्या होता है, उसमें प्रधानमंत्री की मान्यता ज्यादा रहती है, ठीक है। ये मामला आपका का हो गया, अध्यक्षीय शासन और संसदीय शासन का, ठीक है। आगे चलते हैं, शासन कितने प्रकार का होता है बेटे, दो प्रकार के होते हैं, एक संघात्मक और एकात्मक। क्या होता है, संघात्मक और एकात्मक। संघात्मक शासन किसे कहते हैं, संघात्मक शासन वैसा देश जहां केंद्र और राज्य दोनों सरकार काम करती है। कैसा देश, संघात्मक, जहां केंद्र और राज्य दोनों सरकार काम करती है उसे संघात्मक शासन वाला देश कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत, हमारे भारत ही एक ऐसा देश है बेटा जहां पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं ना। आई समझ में। अब क्या है, एकात्मक शासन, कौन सा शासन, एकात्मक शासन। इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, इसका मतलब हो रहा है वैसा देश जहां सिर्फ केंद्र सरकार काम करती है उसे एकात्मक शासन वाला देश कहा जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार इसमें काम नहीं करती, ओनली केंद्र सरकार काम करती है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड, है ना। अब क्या बोलते हैं, सरकार के अंग, सरकार के कितने अंग होते हैं, सरकार के कितने अंग होते हैं बेटा, बताओ आप लोग जल्दी, कितने अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं बेटा, मैं बता देता हूं। एक तो होता है विधिका, है ना, विधायी का होता है, और एक कौन सा होता है, दूसरा होता है आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। जो विधायी का होता है उसका क्या होता है, मतलब जो सरकार होती है, क्या होती है बेटा, सरकार जो होती है, सरकार का वहां जो कानून बनाने का काम करती है उसे विधायिका कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, विधायिका कहते हैं, है ना। और जो कार्यपालिका होती है उसे क्या बोलते हैं, कार्यपालिका किसे बोलते हैं, सरकार का वहां अंग जो कानून को लागू करने का काम करती है उसे कार्यपालिका कहते हैं। न्यायपालिका किसे कहते हैं, सरकार का वह अंग जो कानून को देख रेख करने का काम करती है उसे न्यायपालिका कहते हैं, ठीक है। न्यायपालिका का मतलब समझ में आया, कार्यपालिका का मतलब समझ में आया, और विधायिका का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब चलते हैं सत्ता के साझेदारी। सत्ता की साझेदारी क्या होती है, समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। जैसे कि समाज के सभी वर्ग के लोग सरकार के हिस्सेदारी, मतलब जो है सत्ता जो उसको है अलग अलग भागों में बांट देना, है ना,
सभी को भागीदारी दी इसमें, समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? क्योंकि शासन व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों को शामिल करने के लिए, अगर शासन व्यवस्था में समाज के सभी लोगों को शामिल नहीं कर लिया जाएगा तो भेदभाव, इसे भेदभाव के रूप में माना जाएगा। तो इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। आगे चलते हैं, सामाजिक समूहों के बीच आपसी टकराव को कम करने के लिए, काहे के लिए? जो सामाजिक समूहों के बीच आपसी टकराव है उसको कम करने के लिए सत्ता की साझेदारी की जरूरत है। आगे चलते हैं, राजनीतिक व्यवस्था को दृढ़ता एवं स्थायित्व प्रदान करने के लिए, आगे समझ में आगे चलते हैं क्या कह रहा, सत्ता की साझेदारी के रूप, सत्ता की जो है साझेदारी के कितने रूप होते हैं? सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच, सरकार के विभिन्न स्तरों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच, है ना। आगे चलते हैं, विभिन्न समुदायों, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिंग के बीच क्या सत्ता की साझेदारी के रूप है। विभिन्न दबाव समूह एवं राजनीतिक दलों के बीच, है ना। आगे चलते हैं, सामाजिक विभिन्नता, क्या सामाजिक विभिन्न, समाज के विभिन्न जाति, कौन की जाति? समाज के विभिन्न जाति। आगे चलते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है? धर्म भाषा, धर्म भाषा अथवा संस्कृति के लोग रहते हैं, इसे ही सामाजिक विभिन्नता कहा जाता है। बोलो हाँ के ना? समझ में आ रही होगी बातें बहुत अच्छी अच्छी, क्योंकि मैंने नोट से ऐसे बनाया और मैं समझा भी रहा हूँ, कुछ बातें नहीं समझ में आई, ठीक है। सामाजिक विभाजन किसे कहा जाता है? समाज का क्षेत्र, जाति, धर्म, काय का क्षेत्र? समाज का क्षेत्र, जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभाजन होना सामाजिक विभाजन कहलाता है। जैसे कि नोट में मैंने लिख रखा है, सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक विभिन्नता दूसरी अनेक विभिन्नता से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। भारत में सामाजिक विभाजन का आधार क्या क्या है देख लो। एक तो है भाषा, है ना, दूसरा है क्षेत्र, तीसरा जाति, धर्म, लिंग, संस्कृति। जन्म आधारित सामाजिक विभाजन, जन्म के आधार मतलब जन्म के आधार पर सामाजिक विभाजन कैसे किया जाता है यह हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। जो सामाजिक विभाजन जन्म का परिणाम होता है उसे जन्म आधारित सामाजिक विभाजन कहते हैं। जैसे कि स्त्री, पुरुष, काला, गोरा, लंबा और नाटा, ये क्या है? जन्म के आधार पर। जैसे कि स्त्री है तो भाई जन्म के, और पुरुष है तो जन्म से, है ना। काला गोरा ये भी तो जन्म से होता है भाई, लंबा नाटा ये सारे मामले जो है जन्म से निर्धारित ही होता है ना मामला। के तुम जो है स्त्री मतलब पैदा हुए जब स्त्री थे और फिर बड़े हो गए तुम पुरुष बन जाओगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, ठीक है। सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व, कितने निर्धारक तत्व? 3 निर्धारक। कौन कौन से हैं? प्रत्येक मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना के अलावा उपराष्ट्रीय या स्थानीय चेतना भी होते हैं। कोई एक चेतना बाकी चेतनाओं की कीमत पर उग्र होने लगती है तो समाज में असंतुलन पैदा हो जाता है। किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं, संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है? किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांगों पर सरकार क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, ये तीसरा हो गया। ये कौन सा हो गया बेटा? ये तीसरा हो गया। अब क्या है? संविधान के अनुच्छेद 19 में, संविधान के अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने और बस जाने का कोई वृत्ति करने नहीं है, ठीक है। ये काय का था? वृत्ति करने का, व्यवसाय और कारोबार करने का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। ये हमारे भारत में होता है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 15 मतलब आर्टिकल 15 के तहत धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध किया गया है, ठीक है। लोकतंत्र में द्वंद्व क्या होता है? लोकतंत्र समानता पर आधारित शासन व्यवस्था है, परंतु विभिन्न लोकतांत्रिक पद्धतियों में विरोधाभास के कई उदाहरण मिलते हैं। इसे ही लोकतंत्र में द्वंद्व कहते हैं। विरोधाभास मतलब कोई गलतियों के, बहुत सारी गलतियों के उदाहरण मिलते हैं, ठीक है। रंग भेद और नस्ल भेद क्या होता है? रंग भेद और नस्ल भेद क्या होता है ये भी अच्छे से आप समझिए, ठीक है। क्या है? चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना रंग भेद और नस्ल भेद कहलाता है। 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच लोकतंत्र का सफर, देखिए 70 का जो दशक था उसकी बात अपन कर रहा हूँ, और आधुनिक जो मॉडर्न का था उस जमाने की अपन बात कर रहे हैं। 1967 तक राजनीतिक में सवर्ण जातियों का वर्चस्व रहा है ना। 70 से 90 तक के दशक के बीच सवर्ण
और मध्यम पिछड़े जातियों में सत्ता कब्जे के लिए संघर्ष चला। 90 दशक के उपरांत पिछड़े जातियों का वर्चस्व तथा दलितों की जागृति की अवधारणाएं राजनीति गलियारों में उपस्थित दर्ज कराती रही। ठीक है, आधुनिक दशक के वर्षों में राजनीति का पलड़ा दलितों और महादलितों के पक्ष में झुकता दिखाई दे रहा। बात समझ में आई? अब क्या है वर्ण? वर्ण किसे कहा जाता है? जाति के समूह को वर्ण कहा जाता है। किसके समूह को? जाति के। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वर्ण होते हैं बेटा? 4 प्रकार के वर्ण होते हैं ना। जैसे कि मैं समझा देता हूँ ना, कौन कौन से वर्ण होते हैं? 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, ये वर्ण है। वर्ण मतलब ये जाति है बेटा। क्या है? जाति। जैसे कि कोई किसी के आगे, नाम के आगे जैसे कि जो भी लगाते हैं ना, वो जाति है। ठीक है, जैसे कि अत्यंज जो है वर्ण के निचले पद क्रम पर उपस्थित जातियां अत्यंज कहलाती है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था क्या होती है बेटा? वर्ण व्यवस्था जाति समूह का पदानुक्रम व्यवस्था है जिसमें एक जाति के लोग हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति के समूह के लोग क्रमागत के क्रम से नीचे। ठीक है, ये आपको बातें समझ में आई होगी। ठीक है, तो जो है ये बात सारी आपकी काय में थी, सोशल साइंस के एक भाग में ये बातें आपकी थी। तो इस क्लास को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आते हैं अपन, अगली क्लास यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए बेटा। जय हिंद फ्रेंड।